प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, एकता, समरसता और भाईचारे के प्रतीक पावन पर्व होली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आज से बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जिन साथियों को पॉलिटी जो है बहुत अच्छे तरीके से, गहराई से, गंभीरता से पढ़ना है, हम इस तरीके से जो है इसके प्रत्येक पहलू पर चर्चा करेंगे कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लियर हो जाए। प्रिय साथियों, हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत जो इतिहास का चैप्टर है वो लगभग ऑफलाइन में एंड हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ उस पर वीडियो लेक्चर तैयार कर लेंगे। क्योंकि समय का अभाव होता है इसलिए मैं कभी कभी ही लेक्चर बना पाता हूं, बट आपको पॉलिटी के जो है लेक्चर कंटिन्यू मिलेंगे। चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं। क्या जानते हो आप पॉलिटी के बारे में कि भाई पॉलिटी क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, कैसे ये संचालित हो रही है, हम सारे जो है पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली एक बात आती है, नाम सुना होगा आपने, राज्य की। ये राज्य की अवधारणा, भाई ये राज्य क्या है? तो ये स्टेट जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसकी बात नहीं चल रही है, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात नहीं। यहाँ पर राज्य से आशय एक बहुल संकल्पना से है। तो आप देखोगे कि राज्य एक ऐसी इकाई होती है जहाँ की जो सामाजिक संरचना होती है उसको सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए राज्य की अवधारणा विकसित हुई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राज्य से आशय जो है क्या है, हमारी जो सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना के संचालन हेतु किसके, राज्य की अवधारणा विकसित हुई है। राज्य आप देखोगे तो एक अमूर्त संरचना होती है। अमूर्त संरचना का मतलब ये होता है कि आप केवल राज्य को महसूस कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते हो। आज आप देखिए, इंडिया है, अमेरिका है, इनका हम नाम सुनते हैं, क्या हमने इनको देखा है कि ये कैसे दिखते हैं? नहीं। यहाँ की जनता हम देखेंगे, यहाँ की सरकार हम देखेंगे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति हम देखेंगे, बट राज्य को नहीं देख पाएंगे। हम राज्य को केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से राज्य एक अमूर्त संरचना हुई। अब साथियों, प्रश्न ये उठता है कि आखिर राज्य के लिए, जो राज्य है, ये राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ठीक है, तो राज्य के तत्व में डायरेक्ट लिखता हूं कि राज्य के अंग कौन से हैं या तत्व कौन से हैं। साथियों, आपको पता होगा, इस बार आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया होगा यूपीएससी का 2021 प्रीलिम्स, तो वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राज्य के लिए क्या आवश्यक है, और उसका आंसर था उपयुक्त सभी। देखिए जरा, राज्य के आवश्यक तत्व की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, हम किसको राज्य कहेंगे, एक संकल्पना। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहला तो एक चीज होती है कि भाई एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। कोई भी राज्य है उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। आप देखिए, आज जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है 3287,263 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ, अर्थात हमारे एक निश्चित भूभाग है, हमारी ये सीमाएं हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है, राज्य के लिए आवश्यक अंग दूसरा महत्वपूर्ण है कि वहां पर जो है क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखिए कि कहीं जनसंख्या ही नहीं होगी तो फिर राज्य की क्या भूमिका होगी, है ना? क्यों? क्योंकि भाई इसी जनता के लिए, इसी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ही राज्य की अवधारणा विकसित हुई है। इसलिए देखिए, जनसंख्या का होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई वहां पर क्या हो, सरकार हो। भाई सरकार क्या होती है, आगे चर्चा करेंगे। देखिए, सरकार क्यों बनाई जाती है कि भाई अगर हमारी कोई समस्या है, आम जनमानस की कोई समस्या है, समाज की कोई समस्या है, उन समस्याओं के उचित प्रबंधन के संचालन के लिए कोई ऐसी राजनीतिक इकाई होनी चाहिए जिनको कुछ अधिकार हो, और वो
उस व्यवस्था का सही तरीके से संचालन कर सके। तो इस तरीके से क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसी तानाशाही नहीं, कम से कम वो जनता द्वारा स्वीकृत हो। जनता द्वारा इसका मतलब ये है कि भले ही वो निर्वाचित हो या ना हो, पर जन सामान्य की स्वीकृति वहां पर हो। तो इस तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या होना चाहिए, संप्रभु। अर्थात क्या है कि अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तो वह क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। अर्थात वह उसके अपने आंतरिक मामले की बात हो या बाह्य मामले की बात हो, वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, किसी अन्य दूसरे राष्ट्र पर वो निर्भर ना हो। तो ऐसे जो है राज्य को हम संप्रभु राज्य बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज जो है निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये चार ही आवश्यक तत्व है जो हमारे राज्य के लिए आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या तिब्बत राज्य है? तो आप देखिए जरा, जब हम तिब्बत की बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर संप्रभुता की बात करते हैं, यहां जनसंख्या की बात करते हैं, ठीक है, यहां सरकार की बात करते हैं। अब देखिए जरा, यहां पर जनसंख्या तो है, लेकिन क्या तिब्बत संप्रभु है? क्या सारे डिसीजन वहां पर दलाई लामा या अन्य लेते हैं? नहीं, वहां पे चाइना गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्या नहीं कह सकते, राज्य नहीं कह सकते। भारत को देखिए, भारत का एक निश्चित भूभाग है ना, 3287,263 वर्ग किलोमीटर, एक निश्चित जनसंख्या आज लगभग 135 करोड़ के आसपास। सरकार हमारी जन निर्वाचित सरकार है, हम प्रभु हैं, हम संप्रभु हैं। अर्थात हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के कल्याण व विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। हम किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेते, हम संप्रभु हैं। तो इस तरीके से ये राज्य के क्या होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। ये प्रश्न अभी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था साथियों। अब अगली बात आती है कि भाई हमारे यहाँ जो है, अगली बात आती है कि हमारे यहाँ शासन। अब देखिए धीरे धीरे हम कुछ पॉइंट को समझेंगे। यहां पर देखिए एक चीज आता है शासन। भाई हम शासन किसको कहते हैं और शासन की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, जैसे मैं वर्ल्ड बैंक के आधार पर बताता हूं, किसी एक राइटर के आधार पर बता देता हूं, या ये जो विश्व बैंक के आधार पर मैं बता रहा हूं कि भाई किसी देश की जो सामाजिक संरचना है, ठीक है, किसी देश की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की समस्या के उचित प्रबंधन के लिए कोई ऐसी राजनीतिक अधिकार प्राप्त संस्था हो, ठीक है, जो लोगों के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए क्या कर रही हो, कार्य कर रही हो, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, कई अलग अलग, लूथर गुलिक ने अलग परिभाषा दिया है, फिर जो है हर्बर्ट साइमन ने अलग परिभाषा दिया है। आप वर्ल्ड बैंक के आधार पर ध्यान रखिएगा कि लोकहित संवर्धन कार्य करना ही सरकार है। अर्थात जो लोगों के हित के संवर्धन के लिए कार्य करती है वही सरकार है, चाहे वो नीति निर्मात्री हो, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हो, या लोक कल्याणकारी राज्य के लिए हो, वही क्या कहलाएंगे, शासन। अब देखिए भाई, ये शासन के समक्ष क्या होती है, चुनौती होती है। अब क्या चुनौतियां होती हैं? तो आप देखोगे कि सबसे पहली चुनौती होती है कि भाई हम नीति का निर्माण कैसे करें, ठीक है, नीति का निर्माण कैसे करें, पहली चुनौती है कि भाई हम हमारे देश के नागरिकों के लिए किस तरीके की जो है विधि बनाए, कानून बनाए, ठीक है, नीतियों का निर्माण करें, ठीक है। तो मैं यहां पर नीति की जगह अगर विधि लिख दूं तो ज्यादा उपयुक्त तो होगा, ठीक है, विधि निर्माण, ठीक है, विधि निर्माण, ठीक है, की समस्या होती है। दूसरी होती है ये जो विधि निर्माण की गई है उसको क्रियान्वयन की समस्या होती है कि भाई उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। अब देखिए, विधि निर्माण की चुनौती होती है, क्रियान्वयन की चुनौती होती है, और जब किसी भी प्रकार के विवाद हो जाए तो उन विवादों के समाधान के लिए, ठीक है, विवादों का समाधान,
ठीक है, एक बड़ी चुनौती होती है। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या है, मतलब इतना बड़ा देश है, यहाँ पे बहुल जाति धर्म और समुदाय के लोग निवास करते हैं। समस्याएं विवाद तो उत्पन्न ही होगा, और ये विवाद आम नागरिकों में होगा, सरकार के बीच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन विवादों के समाधान के लिए एक बड़ी चुनौती होती है शासन के समक्ष। और इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए आप देखिए, इन्हीं चुनौतियों के निर्माण के लिए हमारे यहाँ क्या हुआ है, शासन को 3 अंगों में बांटा गया है। ठीक है, कितने अंगों में? 3 अंगों में। तो मैं यहां पर इसको अलग नोट करता हूं। देखिए साथियों, यहां पर हम शासन के अंग की बात करते हैं, शासन के अंग की बात करते हैं। तो आप देखोगे कि यहां पर जो है शासन के 3 अंग माने गए हैं। ठीक है, एक हमारी है विधायिका, ठीक है, क्या? विधायिका। दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है आपकी न्यायपालिका। ये जो है शासन के आवश्यक अंग माने गए हैं। ठीक है, क्यों माने गए भाई? क्योंकि हम विधि का निर्माण करेंगे, और जब विधि का निर्माण हो जाएगा तो उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। और जब हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे तो हो सकता है कि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो, कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो। उन विवादों के समाधान के लिए हमको जो है कुछ करना होगा। ठीक है, तो विवादों का समाधान भी एक बड़ी चुनौती है। आज देखिए जरा, हमारे यहाँ कई नेशनल पार्क बन रहे हैं, कई हमारे यहाँ रोड सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब सरकार क्या काम करती है, किसानों की जमीन को अधिग्रहित कर लेती है। कई ऐसी जगह है जहाँ पर्यावरण को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, स्टे लग जाता है। तो इस तरीके के कई विवाद होते हैं जिनका समाधान, अभी आप देखिए भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे विवाद होंगे तो इनका समाधान कौन करेगा? तो प्रिय साथियों, उसी के लिए जो है हमारे यहाँ क्या बनाई गई है? विधायिका बनाई गई है कि भाई ये विधायिका क्या काम करेगी? जो है ये विधि का निर्माण करेगी, या क्या बनाएगी? कानून का निर्माण करेगी। इसको जिम्मेदारी होगी कि ये कानून का निर्माण करे। तो कैसे करेगी कानून का निर्माण? तो भाई इसके लिए व्यवस्था है, आगे हम पढ़ते हैं कि भाई जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, अर्थात जन स्वीकृति के माध्यम से ही ये कानून बनाएंगे उस देश के कल्याण के लिए। दूसरी बात आती है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या होगा? भाई इसको जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप जो कानून बनाओगे, इन कानून या नीतियों का ये क्या करेगी? क्रियान्वयन करेगी। क्या करेगी? क्रियान्वयन करेगी। तो उसके लिए जो है हमारी क्या आ गई? ये आ गई, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं। ठीक है, एक सेकंड। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो है हमने देखा राज्य क्या है। राज्य एक सामाजिक संरचना, अमूर्त संरचना है, केवल इसको हम महसूस कर सकते हैं। उसके आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग होना, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, हम समझ चुके हैं। शासन, शासन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? शासन क्या है? तो अभी हमने आपको बताया कि भाई जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं के उचित प्रबंधन के लिए एक अधिकार प्राप्त राजनीतिक संरचना है ना, जो लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करती हो। ठीक है, तो उसको ही हम शासन बोलते हैं। क्या चुनौतियां हैं कि भाई विधि का निर्माण कैसे किया जाए, कानून कैसे बनाया जाए, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाए, विवाद होंगे तो इन विवादों का समाधान कैसे किया जाए, ये चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए शासन के 3 अंग है। पहला है आपका विधायिका है, दूसरा है कार्यपालिका है, और तीसरा है न्यायपालिका है। तो आप देखोगे साथियों कि जो विधायिका है ये विधि निर्माण का कार्य करती है। इसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या सौंपी गई है? विधि निर्माण की। ठीक है, ये क्या काम करेगी? विधि निर्माण का काम करेगी। कार्यपालिका क्या काम करेगी? इसका क्रियान्वयन करेगी कि भाई जो नीति हमने बनाया है उनका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तीसरा, न्यायपालिका क्या करेगी? किसी भी प्रकार के विवादों का क्या करेगी? विवादों का क्या करेगी? समाधान करेगी। ठीक है, उन समाधान विवादों का क्या करेगी? समाधान करेगी। अब भाई ये विधायिका कौन होगी?
तो ये विधायिका जन निर्वाचित होगी, अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। अब ये चुनने का तरीका प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। ठीक है, तो ये जन निर्वाचित सरकार होगी और जनता द्वारा चुनी हुई होगी, और ये क्या काम करेगी, कानून बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए जरा सोचिए कि हमारे यहाँ अभी लोकसभा चुनाव होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकसभा चुनाव हुए हैं, सभी जो है एमपी जो है ये चुनाव जीत कर गए हैं, सदन में गए हैं, और सदन में हमारे लिए क्या बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, चाहे वो जीएसटी की बात हो, या फिर हम अभी बात करें जो हमारे किसानों के लिए 3 बिल बनाए गए थे, 3 कृषि कानून लेकर आए गए थे, वो किसने बनाया था, इसी विधायिका ने बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, विधायिका का काम है विधि निर्माण करना। अब भाई कार्यपालिका, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जैसे भारत जैसे की बात करें तो लोकसभा की बात करें, या हमारे एमपी में विधान सभा की बात करें, ये जो है क्या, विधायिका जो है कानून बनाने वाली संस्था है। अब देखिए कार्यपालिका क्या होगी, अगर मैं कार्यपालिका जो है ये नीतियों का क्रियान्वयन करेगी। अब इसमें 2 चीजें होती है, एक ये होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। देखिए अस्थायी कार्यपालिका, तो यहां पर स्थायी कार्यपालिका से आशय है साथियों, आप सभी लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे, कोई या फिर कोई दूसरे एग्जाम के माध्यम से आप जो है शासन के अभिन्न अंग बनोगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए आप डीएसपी बन गए, आप एसडीएम बन गए, तो या डीएम बन गए, तो आप क्या काम करोगे, हमारी सरकार जो कानून बनाएगी उनका आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ परिवहन से संबंधित, या फिर हमारे यहाँ कोई ऐसी गाइडलाइन जो है ट्रैफिक रूल से संबंधित गाइडलाइन वो हुई, ठीक है, या जिले में कानून व्यवस्था के लिए जो है कोई गाइडलाइन तैयार की गई, कोई कानून बनाया गया, तो जिले में आप एसपी हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, आईपीएस हो, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप वहां पर क्या करो, शांति व्यवस्था को बनाए रखो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप स्थायी इसलिए कहा मैंने कि आप जो है अब 62 साल, जैसे एमपी में हम बात करें तो एमपी में 62 साल एज लिमिट कर दी गई है शासकीय कर्मचारियों की। ठीक है, और 60 साल जो है अदर उसमें जो है अन्य राज्यों में है। तो आप देखिए जरा, ये स्थायी आप सरकार के अभिन्न अंग बन गए हो। अब जो कानून सरकार बनाएगी, उनका विधायिका बनाएगी, उनको आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे, लागू करवाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए आज हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर आया है। अब ये नई शिक्षा नीति जब आएगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा भाई, तो हमारी कार्यपालिका। कैसे कार्यपालिका करेगी, अभी आप देखिए हमारे प्रोफेसर होंगे, कॉलेज होंगे, यूजीसी है, ठीक है, और ये सब जो है क्या काम करेंगे, उस पॉलिसी को लागू करवाएंगे। तो इस तरीके से आप स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका हम उसको कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी मंत्री परिषद है। मंत्री आपने देखा होगा, मंत्री ही कोई भी बिल जो है प्रस्तुत करते हैं। तो आप जो हमारी मंत्री परिषद है, हमारे जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनको हर 5 साल में जनता के समक्ष इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर ये क्वालिफाई हुए तो आगे इनकी सरकार बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से जो है यह अस्थायी कार्यपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका की हम बात करते हैं, जैसे हमारे भारत जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल जो है अपने कार्य का संचालन करते हैं और किसी भी प्रकार के विवादों का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देखिए, तो यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आज आप देखिए हमारी विधायिका, जैसे मैं अभी कहता हूं कि प्रशासन जो है एक नैतिक कार्य है। ठीक है, प्रशासन एक नैतिक कार्य है, एक परिभाषा जो कि मेंस में पूछी जाती है। प्रशासन एक नैतिक कार्य है, और प्रशासक जो है, ये प्रशासक जो है एक नैतिक अभिकर्ता, नैतिक अभिकर्ता। ठीक है, नैतिक अभिकर्ता। अब देखिए जरा, इसको जो है प्रशासन एक नैतिक कार्य हो गया, प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता हो गया। अब देखिए इसका आशय क्या होता है
कि आज इस सरकार के पास में विधायिका, आप देखोगे विधायिका के पास समय के बहुत ज़्यादा अभाव होता है, और विधायिका आज कानून का निर्माण तो करती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बस तैयार करती है। आज उस डेटा को फिल करने का काम कौन कर रहे हैं? हमारे जो लोक प्रशासक है वो कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को अगर कोई भाषण देना है तो जो मुख्य सेक्रेटरी होगा वो तैयार करेगा स्पीच, या उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी होगा। तो इस तरीके से आप देखिए, हमारे यहाँ मुख्य सचिव जो है, मंत्रिपरिषद, आप देखिए मंत्री ने कोई काम है तो वो क्या काम करेगा? मंत्री जो हमारा सचिव होगा उससे सलाह परामर्श लेगा। तो इस तरीके से जो है आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि कौन सी सरकार सफल होगी या असफल होगी, इसका निर्धारण प्रशासक करते हैं। क्यों भाई? अगर सरकार ने कोई अच्छे कानून लेकर आई है और उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अच्छे प्रशासनिक अधिकारी है तो जनता के बीच एक सकारात्मक जो है भाव जाता है और सरकार की छवि अच्छी बनती है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी सरकार कब तक सत्ता में रहेगी और उसकी छवि कैसी होगी, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इसका आशय यही है कि सरकार कोई कानून बना रही है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करने वाला अधिकारी है और वो सही तरीके से उसको फॉलो करवाता है, तो सरकार के प्रति आम नागरिकों को सकारात्मक सोच विकसित होती है और फिर से आम जनता उसी सरकार को चुनती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रशासक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए आगे हम चलते हैं, ये सब चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी। आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर करवाना है। ठीक है, अब भाई सरकार की प्रणाली, ये देखिए ये प्रणाली कैसी होती है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सरकार की जो प्रणाली है उसमें देखिए परिसंघात्मक, इसमें क्या होता है साथियों? देखिए, परिसंघात्मक शासन प्रणाली होती है, एकात्मक होती है, संघात्मक होती है। हम तीनों को पढ़ेंगे, यहां से प्रश्न भी बनते हैं। परिसंघात्मक का मतलब ये होता है कि देखिए, इसको मैं एक चीज में बता देता हूं, ये आता भी है, ठीक है, विनाशी। देखिए, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अर्थात मतलब ये है, यहां पर देखिए अविनाशी राज्य, वहां पर एक कोटेशन लिखा रहता है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ विवेचना कीजिए या टिप्पणी लिखिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अविनाशी राज्य, इसका मतलब यह है कि राज्यों का विनाश नहीं हो सकता, राज्यों का विभाजन नहीं हो सकता। यहां पर जो है ध्यान रखिएगा, राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये राज्य आपस में मिलके क्या काम करते हैं? अपनी व्यवस्था के उचित संचालन के लिए कुछ समझौता कर लेते हैं। जैसे संचार माध्यम हो गया भाई, विदेश सेवा हो गई, ठीक है, विदेश सेवा हो गई, कोई सुरक्षा से संबंधित है तो ये आपस में जो है कुछ राज्य मिलकर आपसी सामंजस्य, यहाँ पे संघ का कभी भी जो है संघ से ये राज्य अलग हो सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, और अलग हुए तो संघ का कोई महत्व नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली परिसंघात्मक में ये होता है। ये जो है अमेरिका की पहले स्थिति थी, लेकिन अब अमेरिका संघात्मक हो गया है, अर्थात अब वहां पर राज्यों को पृथक होने की स्वायत्तता नहीं है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां पर अगर मैं भूमिका की बात करूं तो यहां पर जो भूमिका रहेगी वो राज्यों की रहेगी। केंद्र की भूमिका यहां पर क्या रहेगी? जीरो, कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो इस तरीके से जो है आपसी समन्वय के हिसाब से ये व्यवस्था संचालित होती है, पहले अमेरिका जैसे देशों में थी। दूसरी चीज है हमारे यहां एकात्मक शासन व्यवस्था। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है मेंस में, पीएससी मेंस में, कि भारत की जो व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकाव है। ठीक है, कैसे? अभी हम चर्चा करेंगे। एकात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, एकात्मक शासन
प्रणाली। साथियों इसमें क्या होती है, इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें सबसे ज्यादा केंद्रीकरण अर्थात केंद्र की ही भूमिका होती है, यहां राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, इसमें राज्यों में अगर कोई होंगे तो वो क्या होंगे, केंद्र के ही प्रतिनिधि होंगे और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो केंद्र के आधार पर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर आप देखोगे, यहां जो संवैधानिक व्यवस्था होगी या जो कानूनी व्यवस्था होगी वो सब कैसी होगी, केंद्रीकरण, अर्थात यहां पर जो भी होगा वो कैसा होगा, एकल होगा। ठीक है, सारे निर्णय जो है केंद्र पर निर्भर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये केंद्रीकरण की जो है यहां पर एकात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्था होती है। अब भाई हमको ये भी पूछा जाता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था के लाभ बतलाइए या गुण बतलाइए। तो गुण में हम देखेंगे कि भाई इसमें केंद्रीकरण की नीति होती है, अर्थात केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें एकल जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जो भी होगी एकल होगी। ठीक है, यहाँ पर सरकार ही सर्वप्रमुख होगी, राज्यों की कोई भूमिका नहीं होगी। इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देखोगे। अब इसके क्या लाभ हो सकते हैं, अगर भाई एकल सरकार होगी तो स्वाभाविक बात है कहीं पर राष्ट्रपति शासन ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होगी, अस्थिर सरकार नहीं होगी राज्यों में। कई बार आपने देखा होगा राज्य ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव करता है। एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली गवर्नमेंट देख लीजिए, क्योंकि सेंट्रल में दूसरी गवर्नमेंट सत्ता में है ना, और वहां पर दूसरी दिल्ली में, तो एक दूसरे के बीच विवादों की स्थिति बनी रहती है। यहां पर वो स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सामान्यतः है, आप देखोगे जापान हो गए, ब्रिटेन हो गए, इसके अलावा चाइना हो गए, वहां पे एकात्मक शासन प्रणाली आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे, इसके बारे में हम डिटेल में भारत की कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था पढ़ेंगे तब वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम जो है ऑल ओवर चीजें देख रहे हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परिसंघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण होती है संघात्मक शासन प्रणाली। ये संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है साथियों, देखिए इसमें जो है राज्यों की भी भूमिका होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, कैसे, विनाशी, देखिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात यहां पर देखिए कि राज्य पृथक हो सकते हैं, राज्यों का विघटन हो सकता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों को हम मिलाकर एक मध्य प्रांत बना सकते हैं। लेकिन साथियों आप ध्यान रखिएगा, भारत से ये राज्य पृथक नहीं हो सकते। ठीक है, यहां पर जो है और हमारा जो संघ है इसका कभी विनाश नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिखा है विनाशी राज्यों का विनाश मतलब विखंडन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एकीकरण हो सकता है, लेकिन संघ जो है इसका विखंडन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से यहां कोई समझौता नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां जो शासन प्रणाली होती है यहां पर आपको दोहरी शासन प्रणाली देखने को मिलेगी। दोहरी शासन प्रणाली का मतलब वो ये होता है कि अर्थात यहां पर आपको विकेंद्रीकरण व्यवस्था देखने को मिलेगी। विकेंद्रीकरण में आप देखिए हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अलग अधिकार दिया गया है और राज्यों को अलग दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं हमारी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करता हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है कि भैया संघ सूची होगी। देखिए हमारी 7वीं अनुसूची क्या कहती है, 7th शेड्यूल क्या कहता है कि भाई इसमें जो है संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और कौन सी सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं और इसके अलावा जो है विशिष्ट भी है। तो संघ सूची अर्थात इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र को होगा।
राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ ये व्यवस्था की गई है। जैसे आज इसमें लगभग 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, इसमें आप देखिएगा लगभग जो है 61 है, इसमें जो है 52 हो गए हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे, और अन्य विशिष्ट, ठीक है। तो इस तरीके से संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पर जो है आपसी सामंजस्य के माध्यम से काम किया जाता है, और यहाँ पर यह होता है कि राज्यों को अपनी अलग सरकार होती है, और वो क्या काम करते हैं, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ केंद्र में भी जन निर्वाचित सरकार होती है, और जो है इस तरीके से वो कानून बनाती है, और राज्य मिलकर, राज्य जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए जीएसटी, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि ये व्यवस्था हमारे यहाँ संचालित है। तो हमारे यहाँ संघात्मक में अगर मैं सहकारी संघवाद की बात करूं तो शायद ज़्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। सहकारी संघवाद जो है ये हमारे यहाँ लंबे समय से यह अवधारणा चली आ रही है, लेकिन 1990 के बाद से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारी सरकार, हम कहते कि एकात्मकता की ओर झुकाव है, तो बिल्कुल कह सकते थे। क्यों भाई? क्योंकि आप देखिए राज्यों में जो प्रतिनिधि आते हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए हमारे यहाँ जो आईएएस ऑफिसर होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। ये ऑल इंडिया सर्विस के लोग होते हैं, और आप देखिए ये राज्यों में काम करते हैं, ठीक है, राज्यों में काम करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए जरा, और भी अन्य चीजें, जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, आर्टिकल 356 के तहत आपने देखा होगा कि भाई जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य की सरकार विधि शून्य घोषित हो जाती है, और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, अर्थात केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, उसके ही आधार पर सारे कार्य संचालित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको काफी बैलेंस करके बनाया गया है। आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, भारतीय संविधान की जो है बहुत ज्यादा सराहना होती है, ठीक है। क्या होता था कि 1990 से पहले जो है हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियां तो बहुत थी, लेकिन एक ही पार्टी का दबदबा था, ठीक है। और एक ही पार्टी का दबदबा होने की वजह से जो है सारे डिसीजन उन्हीं के आधार पर लिए जाते थे, ठीक है। और राज्यों को उतनी ज्यादा स्वायत्ता भी नहीं थी। अगर ज्यादा कुछ होता था तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। तो इस तरीके की व्यवस्था थी। राष्ट्रपति को जो है आपने देखा होगा, राष्ट्रपति पहले जो उनकी विवेकाधीन शक्तियां होती थी उनका इस्तेमाल नहीं करता था। अब राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल भी करता है, और उनको जो पॉकेट वीटो जो राइट्स दिया गया है उनका भी वो उपयोग करता है ना। किसी भी बिल को जो है अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो पुनर्विचार के लिए पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अब काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। साथियों आपने देखा होगा, हमको जो है पंचायतों में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नाम सुना होगा आपने, है ना। हमारी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इसमें आपने देखा होगा पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, जहां पे पंचायतों को कुछ राइट्स दिए गए हैं। आज देखिए जरा, हमारी पंचायतों में जो है इसको भारत की लघु संसद भी कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि भाई आप देखिए गांव के जो लोग बैठते हैं, जिसको हम आम सभा बोलते हैं, इस आम सभा में हर वह मतदाता जो है जिसकी मतदान सूची में नाम है, तो वो क्या काम कर सकता है? सभा में भाग ले सकता है। सारे डिसीजन वहां पर लिए जा रहे हैं। सरकार ने सारे राइट्स उनको दे रखा है कि भाई आपको नल जल चलाना है, रोड बनवाना है, या फिर आपको जो है वृक्षारोपण करवाना है, पानी टंकी का निर्माण करना है, बिजली, ये सारी चीजें हैं। तो आप देखिए पंचायतों को काफी कुछ राइट्स दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था काफी अच्छी मानी जाती है, और भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा है। अब कुछ चीजें यहां पर उठती है कि भाई लोकतंत्र क्या होता है।
तो लोकतंत्र आपने देखा होगा, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है, जैसे हम अब्राहम लिंकन के शब्दों को पढ़ते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही क्या बने, कानून बनाए। अब ये कानून कैसे बनाएगी भाई, आम जनता ही कानून बनाए। इसका मतलब ये है कि आम जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, उनको ऊपर तक पहुंचाएगी और वही प्रतिनिधि हमारी आवाज को सदन में रखेंगे, हमारे लिए उपयुक्त कानून व्यवस्था बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है आज देखिए हमारा बैतूल क्षेत्र है, ये बैतूल लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद श्री डीडी उइके जी है। बैतूल जिले की जनता ने इनको चुना है। अब बैतूल जिले की जनता ने इनको चुना है तो ये केंद्र में जाएंगे। अभी जैसे बजट सत्र चल रहा है तो हमारे जिले की जनता की बातों को वहां पे रखेंगे कि क्या समस्या है हमारे जिले की जनता को, क्या क्या इनको और अधिक विकास किया जा सकता है, कौन सी कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पे लाई जा सकती है। तो इस तरीके से जो ही सदन में बात रखते हैं, तो इस तरीके से, और वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी है। अभी चुनाव आएंगे, अगर वो बेहतर काम नहीं करेंगे तो जनता उनको सबक सिखाएगी, सत्ता से बाहर कर देगी। फील्ड में जाएंगे तो उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र व्यवस्था में जनता को सर्वोपरि माना गया है। अर्थात कोई भी नीति बनेगी, कोई भी कानून बनेगी तो इसमें जनता महत्वपूर्ण होगी, जनता को केंद्र में रखकर ही बनाई जाएगी। सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये सब जानने का अधिकार आम जनता को होगा। इसी को हम कहेंगे वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र। और लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। साथियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि जनता द्वारा डायरेक्ट ही राय ले ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं जनमत संग्रह की बात करूंगा, ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, लेकिन स्वीडन जैसे देशों में ऐसा होता है। देखिए ये जनता है, ये जनता से राय पूछी जाती है और जनता से राय पूछने के बाद उस पर सहमति बनती है और वो कानून सदन में पारित होता है। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है, जैसे भारत जैसे देशों में हमने अपने प्रतिनिधि को चुना, चाहे विधानसभा में सदस्यों को चुना हो या लोकसभा सदस्यों को, जनता ने इनको चुना, ये केंद्र में गए, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, जनता के लिए कानून बनाएंगे। अगर जनता की कोई राय होगी तो वो राय कौन रखेगा, सांसद डीडी उइके जी। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हुई है। तो साथियों, आज हमारा पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, हो सकता है आपको समझ में आया हो। अब हम कल से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, और आपको पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।